Chalo ji, today we are going to discuss another paper from AS Business Studies, that is paper 1, and this is paper 1 and variant 2. Paper is October November 2023 or we have 1 hour 15 minutes to solve this paper. अच्छा, पेपर में वी हैव टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में वी हैव 4 क्वेश्चंस और जिसमें आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं. दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. और सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है, यू हैव 2 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 आउट ऑफ इट. तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है. सेक्शन ए में आपके पास जो 4 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे होते हैं. सेक्शन बी में यू हैव एन ऐसे टाइप आंसर्स, और ऐसे टाइप आंसर्स में आपके पास 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. तो 5 में से या तो 5 अटेम्प्ट करना है या 6 अटेम्प्ट करना है, कोई भी एक अटेम्प्ट करना है आपको. जो टोटल लेंथ ऑफ द पेपर है, दिस इज ऑफ 40 मार्क्स टुगेदर, ऑल टुगेदर. और नाउ लेट्स सी दैट सेक्शन ए में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए में वी हैव 4 क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर आपके पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी. पार्ट ए जो है वो 2 मार्कर है, पार्ट बी जो है वो 3 मार्कर है, एंड सेम गोज विथ 2 एंड 3. अच्छा, यहाँ पर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पहले उसको समझ लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है कि ये जो 2 मार्क हैं तो इसमें एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और इसमें क्या कीवर्ड्स यूज किए जाएंगे. तो 2 मार्कर में या तो वो आपसे कहेगा डिफाइन, या वो आपसे कहेगा स्टेट, या वो आपसे कहेगा आइडेंटिफाई. और जब भी वो इस टाइप के कीवर्ड्स इस्तेमाल करता है, डिफाइन, स्टेट, आइडेंटिफाई, तो बेसिकली वो आपकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा होता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को. तो 2 मार्क्स इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. और इन पर्टिकुलर जब आपसे वो कहता है डिफाइन, तो मेक श्योर करें कि आपने वही डेफिनेशन लिखनी है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है. या अगर आप एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं भी याद कर सकते तो कम से कम उसके कीवर्ड्स को जरूर याद कर लें और उसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मोर देन इनफ है. अच्छा, 3 मार्कर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपसे कीवर्ड पूछेगा एक्सप्लेन. 3 मार्क्स में वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन. और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा कि यू हैव 1 मार्क फॉर नॉलेज एंड यू हैव 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन हियर. तो यू हैव 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन. ठीक है. सिमिलरली वही रिपीटेशन आएगा आपके पास ए एंड बी के अंदर. अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपसे वो एक्सप्लेन नहीं कह रहा, बल्कि वो आपसे कह रहा है एनालाइज. और जब वो आपसे एनालाइज कर रहा है तो देखिए नंबर ऑफ मार्क्स भी उसने यहाँ पर बढ़ा दिए. जबकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन था 1 एडवांटेज, यहाँ पर एनालाइज है और 1 वे है. तो डिस्कस आपने वही 1 वे को ही करना है, या 1 एडवांटेज या 1 डिसएडवांटेज या 1 रीजन, वॉट एवर इज गिवन. लेकिन आपने करना क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपने एनालाइज करना है इसको. अब जब भी एनालिसिस दिए दिए जाएंगे तो आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिवाइडेड हो जाएगा. कैसे होगा जरा देखें इसको. नाउ यू हैव 1 मार्क फॉर नॉलेज, यू हैव 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, एंड यू हैव 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस. और आपको ये बात पता है कि एएस बिजनेस बिजनेस स्टडीज के अंदर जब आपसे एनालिसिस पूछे जाते हैं तो बेसिकली द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द चेन ऑफ एनालिसिस. वो आपसे सिर्फ ये नहीं कह देता कि उसको सिर्फ आइडेंटिफाई कर दो या उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लो, बल्कि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने यहाँ पर उसको डिटेल्ड एनालिसिस करने हैं, उसकी एनालिसिस की चेन डेवलप करनी है यहाँ पर आपने. तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं एग्जामिनर की व्हेन इट कम्स टू चेन ऑफ एनालिसिस हियर. तो ये तो आपके पास हो गया सेक्शन ए. अब जरा सेक्शन बी में देख लें. तो सेक्शन बी में यू हैव 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. और बीच में एक देखिए बहुत बड़ा और भी लगा हुआ है. इसका एक मतलब है कि, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ इट. तो अब या तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है या 6 करना है. लेकिन दोनों मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखे हुए हैं. अभी मैं आपको इसकी आंसर टेक्निक सब दिखाऊंगा, सैंपल आंसर्स दिखाऊंगा, तो मैं आपको 5 ए एंड बी, 6 ए एंड बी दोनों आंसर्स यहाँ पर आपको आपके साथ शेयर करूंगा. अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ पर वो आपसे कह रहा है एनालाइज. देखिए वही कीवर्ड इस्तेमाल किया जो उसने क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल किया था, एनालाइज. लेकिन वहां पर था 1 वे और यहाँ पर था 2 मेथड्स. तो अब देखें क्योंकि उसने 2 मेथड बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर मार्क्स भी बढ़ जाएंगे. और देखें यहाँ पर आपके पास 3 मार्क्स
मार्क्स पढ़ने के बाद अब जो क्वेश्चन है वो 8 मार्कर का हो गया। तो 8 मार्क्स ही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जरा इसको भी समझ लीजिएगा। तो यू हैव 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, यू हैव 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, एंड यू हैव 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस। तो ऑल टुगेदर यू आर गोइंग टू गेट 8 मार्क्स हियर, 8 मार्क्स, ठीक है। एक बात को जरा समझिएगा। तो अगर इसको मैं 5 मार्कर के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर 1 मार्क नॉलेज का बढ़ रहा है, जबकि 2 मार्क्स जो है वो एनालिसिस के भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू गेट 8 मार्क्स है। लेकिन जब हम 12 मार्कर की बात करते हैं तो 12 मार्कर में अब उसने कीवर्ड को चेंज कर दिया और यहाँ पर कर दिया एवेल्युएट। तो एवेल्युएट क्या है, जस्टिफाई क्या है, या डिस्कस कहे, इस टाइप के जब भी कीवर्ड को इस्तेमाल करेगा, टू साइडेड ओपिनियन को डिस्कस करना की बात करेगा, तो अब वो आपसे 12 मार्कर की बात करेगा। तो 12 मार्कर को भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से मार्क्स इसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो यू हैव 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, you have 2 marks for application, you have 2 marks for analysis, and you have 6 marks for evaluation। तो यहाँ पर evaluation मजीद ऐड हो जाएगी, यानी कि एग्जामिनर अब आपसे एवेल्युएट करने की बात करेगा। वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि इसको टू साइडेड डिस्कशन करो, बल्कि एंड में अपना ओपिनियन भी दो। तो इसमें एग्जामिनर जो है ना बहुत ज्यादा क्लियर है कि भाई आपने 6 मार्क की एवेल्युएशन देनी है। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है एवेल्युएट दिस व्यू। तो यहाँ पर एवेल्युएशन पहले आया हुआ है और इस क्वेश्चन में उसने एवेल्युएट दिस व्यू एक स्टेटमेंट दी हुई है और उससे रिलेटेड आपसे एवेल्युएशन पूछी हुई है। अब जरा जंप करते हैं इसके कुछ सैंपल आंसर्स को लेकर और देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको आंसर कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन क्वेश्चन नंबर 4, और फिर हम जंप कर जाएंगे सेक्शन बी पे कि जहाँ पर हमें ज्यादा एनालिसिस और एप्लीकेशन नॉलेज के साथ साथ आपको इवैल्यूएशन भी देनी पड़ेंगे। तो गेट बैक टू द वर्क। अब यहाँ पर देखें, यू हैव टू डिफाइन द टर्म जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मैंने आपसे कहा था कीवर्ड्स भी याद कर लें तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द जॉब प्रोफाइल, फॉर एग्जाम्पल की टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ अ जॉब, या पे आवर्स वर्क एक्सेट्रा। ठीक है। अब इसके बाद इसके पार्ट 1B पर आ जाते हैं। तो एक्सप्लेन वन एडवांटेज। तो एक्सप्लेन है तो ऑब्वियसली इट विल बी आस्किंग, द मार्क्स विल बी 3 मार्क्स हेयर। तो 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 मार्क फॉर नॉलेज एंड 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। तो जरा देखें यहाँ पर आपके पास नॉलेज एंड एप्लीकेशन का डिवीजन कैसे हुआ हुआ है। जस्ट बाय द वे, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपने किसी सिनेरियो के साथ उसको कनेक्ट करना है, कोई एग्जाम्पल आपने साथ, और एग्जाम्पल शुड बी रेलिवेंट। जो बात आप कर रहे हो उसके साथ रेलिवेंट एग्जाम्पल अगर आप दे देते हो, एक एक रियल लाइफ सिनेरियो आप ऐड कर देते हो, तो वो भी एक एप्लीकेशन कंसिडर की जा सकती है। नाउ व्हेन इट सेज दैट वन एडवांटेज टू एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है पर्सन स्पेसिफिकेशन या जॉब स्पेसिफिकेशन यूज करने के लिए। तो पर्सन, पहले आप जो है पर्सन स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लो कि वो होता क्या है। तो आपने कहा पर्सन स्पेसिफिकेशन बेसिकली हेल्प्स एम्प्लॉयर्स बाय मेकिंग द हायरिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट। तो ये हेल्प कहाँ पर कर रहा है, अपने हायरिंग प्रोसेस को मजीद एफिशिएंट करने के लिए। ये आपके पास नॉलेज हो गई। नाउ इट डज दिस बाय क्लियरिंग। नाउ अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स आ रहे हैं। क्लियरिंग, लिस्टिंग द स्किल्स, क्लियरली लिस्टिंग द स्किल्स, एजुकेशन, एंड देन वी हैव एक्सपीरियंस नीडेड फॉर अ जॉब। तो आपने ये क्या कर दिया, आपने इसको ये आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ दिस वे, अब देखें ये सेकंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन आएगा आपके पास। only applicant, कौन लोग अप्लाई करेंगे, only applicant who matches the requirements are likely to apply. Now this is especially useful for employers because it means they can focus on choosing the best among the candidates who are already qualified rather than sorting through many who don't meet the job needs. तो ये एम्प्लॉयर के लिए बहुत आसान हो जाएगा, उनके लिए काफी टाइम सेविंग हो जाएगा, और उनके लिए सॉर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा कि हु कैन अप्लाई फॉर द जॉब एंड हु कैन नॉट। तो इस तरीके से यू कैन अप्लाई द नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। देन वी हैव दिस द टर्म business enterprise, so risk taking ability that brings together all the factors to set up a business. To set up a business, this is your enterprise. Next we have this, explain one reason why a business might fail. So there are so many reasons,
हम सारों को तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, उसने का कोई एक रीजन बता दें। तो यहाँ पर हमने कहा बिजनेस फेलियर। अब पहले हमने बताया बिजनेस फेलियर क्या होता है। हैपेंस व्हेन अ बिजनेस स्टॉप्स ऑपरेटिंग ऑफन बिकॉज इट रन्स आउट ऑफ मनी। जनरली यही होता है कि जब वो आउट ऑफ मनी हो जाता है, आउट ऑफ कैश हो जाता है, तो बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, बिजनेस फेलियर की तरफ चले जाता है। की रीजंस क्या हो सकते हैं फॉर दिस इज पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, तब ये देखें यहाँ पे मैंने मनी का जिक्र किया, साथ साथ मैंने उसको बता दिया पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये मैंने नॉलेज दे दिया। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई। इफ अ बिजनेस डज नॉट यूज कैश फ्लो फोरकास्ट properly, it cannot predict or manage its money well. Now, this can lead to not having enough cash to cover expenses. क्या होगा कि आपके पास इनफ कैश नहीं होगा, जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेंसेस को बीट नहीं कर पाओगे। एडिशनली, इफ अ बिजनेस कैन नॉट नेगोशिएट ड्यूरिंग कैश शॉर्टेजेस, नेगोशिएट किससे करना है? सप्लायर से या कस्टमर से? सप्लायर से क्या नेगोशिएट करोगे कि यार क्रेडिट फैसिलिटी के टाइम पीरियड को बढ़ा दो। कस्टमर से क्या नेगोशिएट करोगे कि टाइम पीरियड को कम करो, यानी कि उसकी जो पेमेंट है उसको कम करो। तो इससे क्या होगा? इट माइट नॉट सिक्योर द फंड्स नीडेड टू कीप going needed to keep going. Now, this lack of financial planning and inability to handle money shortages can cause a business failure. Can cause a business failure. तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको evaluate कर सकते हो। Then we have this bankruptcy. Bankruptcy क्या होता है? When business is unable to pay your outstanding debts. इसको सिंपल से इस तरह भी समझ सकते हैं कि when your long term liabilities are greater than your टोटल या फिक्स्ड एसेट्स। योर फिक्स्ड एसेट्स, जब भी आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ग्रेटर देन योर फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव इन यू 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 बेसिकली टेक लॉट्स ऑफ लोन, जिसको अब पे करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बिजनेस क्या हो जाएगा? फिर वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, लीगली वो क्या हो जाएगा? बैंकक्रप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 3B में वी हैव एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग retained earnings. Now, retained earnings are the earnings left after paying off your dividends. That is your retained earnings. तो यहाँ पर हम retained earning की definition से इसको डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब retained earning are profits that a company decided not to give out as dividend, यानी कि डिविडेंड पे करने के बाद जो पैसा बच जाएगा, या फिर आपने ये डिसाइड किया कि भाई ये पैसा जो है मैं डिविडेंड में नहीं देंगे, तो दैट इज बेसिकली व्हाट यू डूइंग इट, यू आर रिटेनिंग इट। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रिजर्व to its shareholders, but instead keeps in reinvest in the business। और हो सकता है इसको reinvest करने के लिए रखें, या कोई contingency plans के लिए रखें, आपको पता है ना, कोई बैकअप प्लान्स होते हैं, उसके लिए भी पैसे को रखा जा सकता है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो दिस इज कंसिडर्ड एज इनएक्सपेंसिव वे ऑफ रेजिंग फंड्स। इनएक्सपेंसिव मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये इनएक्सपेंसिव है। Now, one big advantage is cheaper compared to other ways of getting money। अगर आप बैंक लोन लेते या आप अपने शेयर्स का, बीइंग अ लिमिटेड कंपनी, आप अपने शेयर्स को इशू करते, तो वो एक एक्सपेंसिव मेथड है। आपको आपको प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देनी पड़ती है, आपको कमीशन देने पड़ते। तो इसकी बहुत सारे जो है कॉस्ट इंकर्ड होती है व्हेन इट कम्स टू इशुएंस ऑफ शेयर्स। और लोन के साथ तो आपको पता ही है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ऑल्दो इट इज नॉट फ्री, फ्री नहीं है, बिकॉज shareholders don't get dividends. The cost is lower because the company doesn't have to pay the interest like it would with borrowed money। तो इंटरेस्ट पे किया जा सकता था अगर किसी से बैंक लोन लेते तो, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते तो, या कोई डिबेंचर आप इशू करते तो उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। यहाँ पर आपको किसी किस्म का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ इट। अब आ जाते हैं जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास 5 मार्कर है। यू हैव 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन एंड 2 फॉर एनालिसिस। तो मैंने कोशिश ये किया कि इन सबके पैराग्राफिंग अलग कर दूं, लेकिन व्हेन यू विल बी राइटिंग दिस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक पैराग्राफ में लिखिएगा, या आप 2 पैराग्राफ बना लीजिएगा, जैसा आप बेहतर समझें। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंट हेडिंग्स बना के क्यों डिवाइड किया? मेरा ऑब्जेक्टिव है टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन बिटवीन नॉलेज, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। तो इस वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ भाई, एनालाइज वन वे बिजनेस माइट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशंस, कैसे इंप्रूव करेगा अपनी एफिशिएंसी ऑपरेशंस की? तो नॉलेज में मैंने कहा भाई एफिशिएंसी, मैंने पहले एफिशिएंसी बता दिया क्या होता है एफिशिएंसी। इन बिजनेस ऑपरेट्स मींस अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्ट एफर्ट्स और एक्सपेंसेस। अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी लिख देंगे तो मोर देन इनफ है। आप अगर यहाँ तक भी लिख रहे हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। मैंने, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये बात ना समझ आए, तो मैंने इसके साथ एक और सेंटेंस भी अटैच कर दिया।
मैंने कहा भाई इंप्रूविंग एफिशिएंसी कैन इन्वॉल्व वेरियस स्ट्रैटेजीज सच एज ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, सही है, एनहांसिंग द एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे दिए कि किस तरीके से आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हो, लेकिन नॉट नीडेड। अगर आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो मोर देन इनफ है, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे मोर देन इनफ है। अच्छा, लेकिन अगर आप यही स्टेटमेंट 8 मार्क में होता तो आपको 2 नंबर नॉलेज के होते, तो फिर आपको ये भी लिखना पड़ता, ये वाला स्टेटमेंट भी आपको 8 मार्क्स में लिखना पड़ता, 5 मार्क्स में इसके रिक्वायर्ड नहीं है। एप्लीकेशन देखें, 2 मार्क्स की एप्लीकेशन, क्या पॉसिबल एप्लीकेशन दे सकते हैं? तो आपको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल देनी पड़ती है ना, किसी चीज के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ता है। कोई कोई आपने रियल लाइफ सिनेरियो के साथ अगर इसको कनेक्ट कर देंगे और रेलेवेंट कनेक्ट करेंगे तो दैट वुड बी मोर बेनिफिटिंग। अब वो कैसे बेनिफिट करेगा आपको? मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल अ रिटेल कंपनी कुछ भी हो सकती है, माइट यूज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू ट्रैक स्टॉक लेवल इन रियल टाइम। अब रिटेल कंपनी में फॉर एग्जांपल हम कोई डिपार्टमेंटल स्टोर ले लेते हैं, कोई सुपरमार्केट ले लेते हैं, वो भी एक रिटेल स्टोर ही है। तो रिटेल कंपनी ने क्या किया, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया ताकि वो अपने स्टॉक्स को रियल टाइम के अंदर मैनेज कर सके और उसको ट्रैक कर सके। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवर स्टॉकिंग और स्टॉक आउट। दोनों से देखें बेनिफिट मिल रहा है आपको, आप ओवर स्टॉक भी नहीं कर रहे हो और आप स्टॉक आउट भी नहीं होते जा रहे हो। इससे क्या होगा? ensuring that the company can meet customer demand without holding unnecessary inventory. Unnecessary inventory यानी कि overstocking, which ties up capital and space. आप लोगों ने फाइनेंस में ही बात पढ़ी थी कि जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता था वो क्या था? 2:1 था। अब 2:1 से ऊपर क्या था कि आपने 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 अननेसेसरी इन्वेंट्री होल्ड किया हुआ था, अननेसेसरी इन्वेंट्री होल्ड किया हुआ था, जो कि आपके वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा आपकी इन्वेंट्री में फंस जाता है। और आपको पता है कि इन्वेंट्री एक लीस्ट लिक्विड एसेट है, लीस्ट लिक्विड एसेट है। तो उन तमाम प्रॉब्लम से ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या चीज सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसको एनालाइज करना। जरा देखते हैं एनालिसिस हमने कैसे किए हुए हैं। हमने कहा भाई इम्प्लीमेंटिंग दिस सॉफ्टवेयर नॉट ओनली स्ट्रीमलाइंस इन्वेंट्री ट्रैकिंग बट आल्सो प्रोवाइड डेटा फॉर एनालिसिस। हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, तो उस हिसाब से भी हम उसकी इन्वेंट्री को मैनेज कर लेंगे। हेल्पिंग द बिजनेस प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड more accurately. Now, by minimizing excess inventory and improving order fulfillment efficiency, the company can reduce storage cost and increase customer satisfaction. कस्टमर को वो चीज ऑफर करें जो कस्टमर आपसे बार बार खरीद रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इस पे काफी हद तक इम्प्रूव करेगी और कस्टमर रिपीट ऑर्डर भी बहुत ज्यादा आएगा, जिसको कस्टमर लॉयल्टी भी हम कहते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद देखें देयर बाय एनहांसिंग ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो आप एनहांस कर सकते हो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को यहाँ पर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने कहा कि डिमांड को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। तो देयर यू गेट 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5A, जो कि कहता है कि एनालाइज नाउ एनालाइज टू मेथड्स दैट अ बिजनेस कुड यूज टू हेल्प एम्प्लॉय सेटिस्फाई देयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीडेड एज डिफाइंड बाय मैस्लो। तो मैस्लो ने क्या कहा था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ बेसिकली द टॉप मोस्ट पोजीशन के जहां पर यू गेट सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव। तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ना, कि आप जब रीच कर जाते हो अपने फुल पोटेंशियल को, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वो बिजनेस में हम इसको किस तरीके से, 2 मेथड्स दैट बिजनेस कुड यूज, किस तरीके से बिजनेस इसको यूज कर सकता है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। नॉलेज हम इसमें से क्या ले सकते हैं? तो हमने कहा भाई पहले तो नॉलेज में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बता देते हैं होती क्या है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द realization of what? Of an individual's potential, self fulfillment, seeking personal growth and peak experiences. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल के पोटेंशियल को, उसकी सेल्फ फुलफिलमेंट को, उसकी पर्सनल ग्रोथ को और उसके पीक एक्सपीरियंसेस को। इन तमाम चीजों को क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई। इट इज द हाईएस्ट लेवल इन मैस्लोज हिरार्की नीड्स। मैस्लो हिरार्की नीड्स, आपको पता है वो हिरार्की हमने पढ़ा था, एक पिरामिड पढ़ा था, जो टॉप मोस्ट उसकी जो वांट थी वो क्या थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी। अब इसको हम प्रैक्टिकल में अप्लाई कैसे करेंगे? नाउ बिजनेस कैन ऑफर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कैसे करेगा बिजनेस?
तो पहला एप्लीकेशन हमारे पास क्या आ गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर दो। कैसे, एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज लेकर आओ। इससे क्या होगा, हेल्प होगी एम्प्लॉयज को टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कैसे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कुड इंक्लूड वर्कशॉप्स, कोर्सेज, सेमिनार्स। ये सब के सब क्या है, these are your examples that allows employees to gain new skills learn करेगा, नई नॉलेज गेन करेगा, और अपने करियर को एडवांस करेगा। और जैसे जैसे वो अचीव करता जाएगा, जैसे ही वो अपने इंडिविजुअल पोटेंशियल को अचीव कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लेगा। इसी एप्लीकेशन को मैंने एनालाइज कैसे किया, जरा एनालिसिस देखते हैं इसकी। तो मैंने कहा, ऑफरिंग एम्प्लॉयज क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स दैट अलाइन विद देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स। तो स्किल्स को के साथ अलाइन करने के लिए पहले स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, आपको उसकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। देम टू इनोवेट एंड यूज देयर स्किल्स टैलेंट फुली। देखिए मैंने आपसे कहा था फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना, तो फुल टैलेंट को यूज करना, तभी वो एक्चुअलाइजेशन को रियलाइज कर पाएगा। This approach not only motivates employees by recognizing their unique contribution, but also foster a culture of creativity and innovation. Culture of creative and innovation. जब आप तमाम एम्प्लॉयज को ये अपॉर्चुनिटी देंगे, तो ओवरऑल जो कल्चर डेवलप होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा होगा, वो क्रिएटिविटी लेकर आएगा और अपने साथ इनोवेटिव कल्चर को डेवलप करेगा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Now, by investing in employees' growth and allowing them to pursue projects they are passionate about, business can enhance job satisfaction, employees retention, employees loyalty. They're not going to leave it. क्या बेनिफिट मिलेगा? पहला बेनिफिट, री हायरिंग कॉस्ट नहीं है, री ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं है, री एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है। एम्प्लॉयज का लेवल ऑफ मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी बहुत ज्यादा कंपनी के साथ बढ़ जाता है। नाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ मोर engaged and productive workforce. Engaged and productive workforce. Now, this is how you can analyze your knowledge of self-actualization within a business. What you're getting it, you're getting more engagement and productive workforce. So this is how you can answer it. मैंने इसको split किया हुआ है analysis, application and knowledge के अंदर. I would suggest that when you will be writing your answers, do not split it, write it down in a paragraph. I would suggest to write 2 to 3 paragraphs in an 8 marker answer. अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं इसके 5B पर। इवैल्यूएशन पर आ गया, बहुत ज्यादा हम फोकस करेंगे यहाँ पर इवैल्यूएशन पे भी। नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस को हम पहले ही बहुत ज्यादा डिस्कस करके आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं भाई, इवैल्यूएट वेदर एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ होटल मैनेजर। तो होटल मैनेजर का क्या रोल, यही होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे। तो होटल मैनेजर इज क्रूशियल मैनेजर स्टाफ and it's directly impacts the service quality, customer satisfaction, operational efficiency. तो उसका क्या रोल होता है, is not just motivating the team but managing the operations, finance, customer services and strategic planning. तो ये सारे के सारे उसके काम है other than motivating their staff. Application की अगर मैं बात करूँ, तो होटल मैनेजर who excels at motivating their team can enhance employees performance, reduce turnover, create positive work environment. दिस कैन लीड टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। देखिए आपका एम्प्लॉय खुश होगा तो कस्टमर भी खुश होगा। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू गो अबव एंड बियॉन्ड सर्विंग देयर गेस्ट। अबव एंड बियॉन्ड सर्विंग देयर गेस्ट, देखिए ये आपके पास आ गई एप्लीकेशन। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे? However, motivation alone cannot address all the aspects of the hotel management, and effective financial management, strategic marketing, operation excellence can also play a crucial role. For example, without sound financial control, even a motivated team may struggle due to inadequate resources, affecting the hotel's overall performance and guest एक्सपीरियंसेस। तो मैंने आपको टू साइडेड ओपिनियन डिस्कस करके बता दिए यहाँ पर कि भाई बेनिफिट भी करेगा और नहीं भी करेगा, और भी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई अपना कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई अपना जजमेंट नहीं दिया। तो अब मैं इवैल्यूएशन में अपना जजमेंट देने जा रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा भाई, while the ability to motivate others is undeniable। देखिए ये डिनाइबल तो नहीं है ना, आपको मोटिवेट तो रखना ही है। बीइंग अ मैनेजर आपका काम है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना। फॉर अ होटल मैनेजर, नाउ इट इज नॉट द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस। सोल डिटर्मिनेंट नहीं है बेटे ये। तो ये क्या है, दिस इज माय स्टेटमेंट, ये मेरी जजमेंट आ गई है। अब जजमेंट को मैं प्रूव करूंगा तो मुझे वैल्यूएशन के मार्क्स मिलेंगे, अगर जजमेंट को सिर्फ यहीं पे छोड़ दूंगा तो मुझे वैल्यूएशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने अपनी स्टेटमेंट दे दिया तो दैट इज योर जजमेंट। अब जजमेंट को आपने प्रूव करना है, तो वो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। अ होलिस्टिक अप्रोच दैट बैलेंसेस मोटिवेशनल लीडरशिप
with the strategic and operational competencies is more effective. Now, motivating a staff is vital for creating dynamic and positive work culture, but must be complemented by strategic vision. Now, what is strategic vision? Your financial acumen and your operational expertise and your complex, navigate the complex and competitive hospitality industry successfully. क्योंकि देखें ये business बहुत ज्यादा complex है, बहुत ज्यादा competitive है, इसमें competition level बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ employees की motivation से ज्यादा आपको जो है ना वो strategic approaches पे भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा. अच्छा, therefore, the ability to motivate others, while crucial, is one of the several key competencies that a hotel manager must possess to ensure both the well-being of their team and the success of the hotel. So, along with the other factors, you have to motivate them. That should be a part of your job as well. So, this is how. अब यहाँ पर देखिए मैंने अपनी statement को पहले अपनी statement को यहाँ पे complete किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने उसको justify किया, और फिर मैंने पहली वाली जो statement बोली थी उसी को वापस यहाँ पर रेफर करते हुए बता दिया कि भाई मैनेजर का काम सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं है. मोटिवेशन देना एक अनडिनाइबल फैक्टर है, उसको तो देना ही देना है, लेकिन साथ साथ आपने और भी फैक्टर्स को ज्यादा फोकस करना है इन ऑर्डर टू रन ओवरऑल होटल इन अ मोर सक्सेसफुल वे. तो अगर आपने सक्सेस लेनी है तो आपको अदर फैक्टर्स अलॉन्ग विद मोटिवेशन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ यू कैन इवैल्यूएट इट, दिस इज हाउ यू कैन गिव योर बेटर जजमेंट. 6A की तरफ आते हैं. यहाँ पर भी हम नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस पे ज्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस कर आ चुके हैं. Analyze two reasons why there should be a close link between the marketing objectives of a business and its corporate objective. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का क्लोज लिंक क्यों होना चाहिए. क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या दो रीजंस बताए कैसे होना चाहिए. तो एक एक करके जरा इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा देखिए, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपका डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना जो ऑब्जेक्टिव सेट करेगा दैट वुड बी योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन नहीं होगा तो बिजनेस अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जैसे कि बिजनेस को अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव ये है कि अपना सेल्स को इंक्रीज करना. तो सेल्स को इंक्रीज होगा तो बिजनेस अपना कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करेगा, मार्केट शेयर, इंक्रीज मार्केट शेयर. तो मार्केट शेयर क्या होगा, वो आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और इंक्रीजिंग द सेल्स क्या हो जाएगा, वो आपका आपका जो मार्केट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर है वो आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और इंक्रीजिंग द सेल्स है वो आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. तो ये दोनों अलाइन नहीं होंगे तो बिजनेस कभी भी अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा. तो पहले तो दोनों की डेफिनेशन से देख लेते हैं भाई ये क्या कहना चाहते हैं. तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर गोल सेट बाय द बिजनेस टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एमिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर इन द लॉन्गर रन, ऑब्वियसली एनहांस ब्रांड अवेयरनेस, ये भी लॉन्गर रन ऑब्जेक्टिव है, और ड्राइव सेल्स. Corporate objectives encompass broader goals, focusing on growth and success of the entire organization. Obviously, आप market growth, market share को achieve करोगे तब business क्या show करता है, वो अपनी market power को show करता है. That means that business is growing. Business objective क्या है, वो growth की तरफ जा रहा है. अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करूँ तो फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कंपनीज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंड इनटू न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स. अब देखिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन इनटू न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. उसमें हम चार चीजों को डिस्कस कर सकते हैं. इनफैक्ट तीन चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट विद द सेम प्रोडक्ट यू हैव, तो इसको हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट. और व्हेन यू आर एंटरिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट दैट यू आर ऑलरेडी डीलिंग इट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और इसी तरीके से अगर आप नई मार्केट में बिल्कुल नए एंटायरली न्यू प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. तो यहाँ पर उसने कहा कि बिजनेस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एक्सपेंड करना चाह रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई मार्केट में लेके जा रहा है. तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं. इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव शुड अलाइन विद द गोल ऑफ टारगेटिंग प्रमोशंस एंड कैंपेन्स टुवर्ड्स द न्यू जियोग्राफिक एरियाज. तो अंडरस्टैंडिंग द लोकल कंज्यूमर बिहेवियर. अब आप जिस मार्केट में जा रहे हो वहां के कस्टमर के बिहेवियर को समझना, और फिर उसके हिसाब से अपनी सोशल मीडिया कैंपेन या फिर अबव द लाइन प्रमोशन या बिलो द लाइन प्रमोशंस को, कैंपेन को डिजाइन करना, प्रमोशन एक्टिविटीज को डिजाइन करना. ठीक है. और देखिए लिखा हुआ है एंड टेलरिंग द मार्केटिंग मैसेजेस अकॉर्डिंगली.
तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने नई मार्केट, नई इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहा, दैट इज योर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। और फिर वहां पर जाने के लिए आपको अपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स बनानी पड़ेंगी। मार्केटिंग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस जियोग्राफिकल लोकेशन के पर जो लोग हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर अपने मैसेजेस को केटर करना पड़ेगा, उसको टेलर करना पड़ेगा, ताकि अपने मैसेज को अपने कस्टमर तक वो पहुंचा सकें। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ आ गया। इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? नाउ अलाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स दैट मार्केटिंग एफर्ट्स आर स्ट्रेटेजिक एंड कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू कंपनीज overarching goals, यानी कि overall goals. Now, this alignment ensures resources are allocated efficiently. Resources are allocated efficiently. आपको पता है you have limited budget, you can't afford to lose it. तो आप अपने resources को effectively utilize करने की कोशिश करोगे. Now, marketing campaign support long term growth. क्या कर रहा है marketing campaign? क्या कर रहा है? Long term growth को support कर रहा है. And efforts across departments and synergies बना रहा है, synergistic, maximizing the returns on investment and driving the business towards its strategic objective. Strategic objective क्या? तो obviously you are entering into the market, you want to make sure that you can put your uh, you know uh, your demand into the market. आप वहाँ पे जो कंपटीशन होगा उसके साथ compete कर सकें। तो ये तमाम चीजें आपका पॉसिबल होंगी कि जब आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इतना इतना क्लियर होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि मार्केट में जब आप अपनी एग्जिस्टेंस शो करेंगे, तो वो एग्जिस्टेंस को पोर्ट्रे कौन करेगा? वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव करेगा। तो दोनों का अलाइन होना, अगर दोनों अलाइन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस इज नॉट गोइंग टू अचीव देयर ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स। नेक्स्ट वुड बी 6B, द लास्ट वन। और इसमें वह है कि भाई द न्यू एयरलाइन विल ओनली सक्सीड इफ इट ऑफर्स द लोएस्ट प्राइस इन द मार्केट। नई एयरलाइन तभी सक्सीड कर सकती है जब वो लोएस्ट प्राइस ऑफर करेगी मार्केट के अंदर। इस स्टेटमेंट को आपने इवैल्यूएट करना है, स्टेटमेंट को आपने इवैल्यूएट करना है। ना सिर्फ इवैल्यूएट करना है बल्कि आपने इस पे अपनी जजमेंट भी पास करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि while competitive pricing is crucial in the airline industry, success also depends on factors such as service quality, route offerings and customer experiences. तो हम सिर्फ प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे भाई कस्टमर, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के कस्टमर्स होते हैं, एक प्राइस ओरिएंटेड होता है तो वो तो प्राइस को कंसिडर करेगा, लेकिन एक क्वालिटी ओरिएंटेड कस्टमर होता है तो वो सिर्फ क्वालिटी को कंसिडर करेगा, वो प्राइस को इतना कंसिडर नहीं करता। अब आपको लो प्राइस मिल रहा है लेकिन आपको जिस रूट पे जाना है वो रूट ऑफर नहीं कर रहा, तो फिर वो आप उसको वो आपके लिए कभी भी फेवरेबल नहीं होगा। साथ साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है ओवरऑल, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस, उसका फीडबैक, ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं कि बिजनेस मतलब उस एयरलाइन के अंदर ट्रैवल किया जाए कि नहीं किया जाए। और एयरलाइन की सक्सेस के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने सबसे पहले बता दिया कंपेटिटिव प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखा हुआ ना लोअर प्राइजेस, तो मैंने यहाँ पर लोअर प्राइसिंग को यहाँ पर यूज कर लिया कंपेटिटिव प्राइसिंग ना, तो मैंने उसका सिनोनिम वर्ड इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। एप्लीकेशन क्या हो सकती है? अ न्यू एयरलाइन, न्यू एयरलाइन, न्यू एयरलाइन ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइजेस, तो इसको हम कहते हैं प्राइस पेनिट्रेशन, प्राइस पेनिट्रेशन। Penetration when you are offering lower prices into the market when you are entering for the first time in a competitive market है। जब आप competitive market में पहली दफा जाते हैं तो फिर आप lower price offer करते हैं, इसको कहते हैं price penetration। Offering the lower price might attract initial customers, but maintaining profitability and ensuring long-term success requires more than just competitive pricing। याद रखिएगा penetration के वक्त आप करते क्या हो, इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप पेनिट्रेट करने जाते हो तो आप बेसिकली अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हो, अपनी फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। इसको कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग भी कहते हैं। आप में से वो लोग जो कि अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो वो करते क्या है कि वो सिर्फ उसकी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को वहां पर कंसिडर नहीं करते पेनिट्रेशन में। और एक दफा जब वो अपनी मार्केट स्पेस बना लेते हैं, मार्केट शेयर मेंटेन कर लेते हैं, कस्टमर बेस मेंटेन कर लेते हैं, और उनको पता होता है कि कस्टमर इज नॉट गोइंग टू लीव देम एनीमोर, फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राइस को बढ़ाते हैं और फिर अपनी फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये लॉन्ग रन के अंदर होता है, शॉर्ट रन के अंदर वो अपनी मार्केट में अपनी स्पेस को डेवलप करना चाहते हैं, अपने लिए स्पेस डेवलप बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए फिर वो अपनी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करते हैं और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं करते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म सक्सेस, तभी मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस एक्वायर्स मोर देन जस्ट अ competitive प्राइसिंग, मोर देन अब ये लॉन्ग टर्म सक्सेस में आपने अपनी फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर करना है, और वो competitive प्राइसिंग में तो पॉसिबल नहीं होगा। इट नीड्स टू ऑफर वैल्यू। ऑफर वैल्यू का क्या मतलब हो गया, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, दैट इज एडेड वैल्यू सर्विसेज that distinguishes it from their competitors such as superior customer services। कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर दें, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करें, उसको सुपीरियर सर्विसेज ऑफर करें, उसको मेक फील करवाएं कि ही इज इंपॉर्टेंट। साथ साथ आप इनोवेटिव लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि लॉयल्टी कार्ड्स वगैरह होते हैं, आप इतने लॉयल्टी पॉइंट जमा कर लें तो फिर आप उसको रिडीम कर सकते हैं। और यूनिक फ्लाइट फ्लाइट रूट्स, आप ऐसे रूट्स को सेलेक्ट करें जहां पर हर कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, हर कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, आप ऐसे रूट्स को केटर कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एप्लीकेशन। एनालाइज क्या करेंगे, नाउ रिलाइंग सोलिली ऑन लो प्राइसेस कैन लीड टू प्राइस वॉर। आप प्राइस कम करोगे, बाकी एयरलाइन भी प्राइस कम करेगी, कंपेटिटर्स भी प्राइस कम करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट एरोड होगा, मार्जिन फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। इट इज ऑल्सो अनसस्टेनेबल इन लॉन्ग रन एज कॉस्ट एज फ्यूल, फ्यूल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, और मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये कंटिन्यूस राइज करती जा रही है। तो ज्यादा अरसा आप प्राइस के ऊपर वॉर नहीं कर सकते। इसमें से वॉर वही कर सकता है जिसके पास इनफ वर्किंग कैपिटल है, या जिसका बिजनेस साइज बहुत बड़ा है, या जिसके पास मल्टीपल रूट्स हैं, या जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ले रहा है, तो वो तो यहाँ पर लॉन्ग रन में भी चल जाएगा। अदरवाइज सारे के सारे बिजनेसेस इसके अंदर सब स्ट्रगल करेंगे अगर सोलिली वो प्राइस पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा अपना एक स्टेटमेंट आ गया, अब मैं इसको वैल्यूएट करने का। मैंने कहा भाई देयरफॉर while offering low prices can be an effective strategy, can be effective, मैंने आपसे कहा कि प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर्स होते हैं to enter the market. Now the new airline success will also depends on the ability to innovate, offer exceptional services and create a strong brand image. Now diversifying revenue streams, exploring additional services and building a strong customer relationships are equally important strategies. Now, balancing competitive pricing with these factors are likely to be more effective for long-term success than focusing solely on the lowest cost lowest cost provider। तो सिर्फ और सिर्फ लो कॉस्ट पे कंसिडर ना करें, बल्कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो इन फैक्टर्स के साथ मिलकर आपने एक अच्छा वैल्यू पैकेज डेवलप करना पड़ेगा। आपको इन फैक्टर्स के साथ एक बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि आप कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी ऑफर कर सकें। This is the end of the chapter, the end of the paper. I hope you understand it. If you find any problem, do let me know. Thank you.